नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI9920 पर। आज अपन क्लास 10 का जो क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो चौथी एक्सरसाइज है उस चौथी एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं और किस तरीके से बात करने वाले हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, गणित की जो चौथी एक्सरसाइज है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण और ये द्विघात समीकरण 4 नंबर की है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कितने नंबर की है? 4 नंबर की है 10th क्लास के लिए। और इस एक्सरसाइज में से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर। कितने क्वेश्चन आएंगे? एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, जो अथवा में आएगा। मतलब एक क्वेश्चन ऊपर और एक क्वेश्चन नीचे, इस प्रकार से अथवा में क्वेश्चन आएगा। अब अपन इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे? निबंधात्मक क्वेश्चन। इसका मतलब जो छोटे क्वेश्चन है उनको करना भले समझने के लिहाज से करना ठीक है, लेकिन पेपर के लिहाज से करना तो बेवकूफी हुई। तो अपन क्या करेंगे, आज इस एक्सरसाइज के जितने भी निबंधात्मक क्वेश्चंस हैं जो एक्सीलेंट में दे रखे हैं, एक्सीलेंट में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को करने वाले। इसमें 10 मॉडल पेपर है। कितने मॉडल पेपर है? 10 मॉडल पेपर है। उन 10 मॉडल पेपर में टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चन को अपन दो भागों में तोड़ के करेंगे। 5 मॉडल पेपर के क्वेश्चन आज करेंगे और 5 मॉडल पेपर के क्वेश्चन कल करेंगे। इसका मतलब 10% तो आज करेंगे और 10% कल करने वाले हैं। तो आइए अपन 10% में से पहला मॉडल पेपर का 1 से लेकर 5 तक करेंगे। तो पहला मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन है बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या एक ऐसी आम की बगियां बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से तो 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई से तो 2 गुनी है, और उसका क्षेत्रफल आपको 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कितना? 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि हाँ, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो, करते हैं बहुत आसानी से सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो x है, क्योंकि चौड़ाई को मानेंगे तभी तो अपने पास क्या आएगी? लंबाई आएगी। तो अपन मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो 2x मीटर हो जाएगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नाम अनुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसका क्षेत्रफल, मतलब आयत का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो, आयताकार बाग मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? 800। इधर लंबाई इंटू चौड़ाई लिख दिया, तो फिर इधर मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा। अब देखो, लंबाई क्या है? एक्स। लंबाई तो क्या है? 2x है, और चौड़ाई क्या है? x है, और बराबर बन जाएगा 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। या फिर अपन इसको यूं लिख सकते हैं, 2 इंटू 400, तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 400 को 2 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। इसका वर्गमूल कर दो। वर्गमूल करने पर, तो वर्गमूल करेंगे तो x बराबर आएगा, 400 का वर्गमूल होता है 20, लेकिन जो स्क्वायर है वो प्लस को और माइनस को दोनों को संतुष्ट करता है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्लस और माइनस लगाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 20। अब अपन यहाँ पे माइनस को छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि कभी भी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए अपन को डायरेक्ट क्या कौन सा प्रयोग में लेना है? प्लस वाला प्रयोग में लेना है। अब देखो, अतः क्या लिखेंगे? आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी आ गई? x बराबर आ गई 20 मीटर, और लंबाई कितनी आ गई इसकी? 2x बराबर, तो 2 इंटू
20 मतलब 40 मीटर। तो बताओ संभव है नहीं है? संभव है, तो अपन यहाँ लिख देंगे हाँ संभव है, संभव है। ये आपका पहला क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आयताकार बाग दे रखा था अपन को, उस आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी दे रखी थी, तो लंबाई को मैंने चौड़ाई से दोगुनी मान लिया। इसका क्षेत्रफल 800 दे रखा था, तो ये 800 देख लो, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। इन दोनों को गुणा करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को, चौड़ाई x है, लंबाई 2x है, तो 2x स्क्वायर आएगा। 800 को मैंने 2 इंटू 400 लिख दिया, तो 2 से 2 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400, इसका वर्गमूल करेंगे तो 20 आ जाएगा। प्लस और माइनस का आएगा, लेकिन माइनस को अपन छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई देखो यहाँ x है, तो x बराबर 20 मीटर, लंबाई 2x है, देखो तो 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। अतः हाँ संभव है आयताकार बाग की लंबाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक, देखो इस बात पर ध्यान देना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत है लगातार है, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, उन दोनों के वर्गों का योग 365 दे रखा है। कितना दे रखा है? 365। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो मेहनत कर लो बढ़िया, और इसको समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। देखो आप थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, बड़ा क्वेश्चन है। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब एक को x मान लें तो दूसरे को अपन क्या मानेंगे x प्लस 1। देखो क्रमागत का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक, 1 2 इस प्रकार से अनंत तक चलेंगे। अब अगर मान लो एक धनात्मक पूर्णांक को x मान लो, क्योंकि अपन को पता नहीं है कि पहला क्या है, अगर पहला पता होता तो फिर दूसरा पूर्णांक यूं ही निकाल लेते तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। तो देखो एक x माना, मतलब अगर एक 3 है तो दूसरा 4 होगा, मतलब 3 प्लस 1 होगा। अगर एक 100 है तो दूसरा 100 प्लस 1 होगा। इस प्रकार से आपको मानना है। तो देखो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर है 365। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? 365 आना चाहिए। अब देखो इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं अपन, करते हैं सोल्व। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a बी प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर बराबर 365। देखो सूत्र लिख देता हूँ मैं यहाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस का 1, एक का वर्ग 1 होगा, और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस का 365 बराबर में 0। द्विघात समीकरण बना देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 हो जाएगा। 365 में से एक घटाएंगे, मतलब एक में से 365 घटाएंगे, लेकिन बड़ा क्या है 365 तो माइनस का आ जाएगा। अब 2 का भाग दे दो, क्योंकि सब में जा रहा है, 2 का भाग देने पर यहाँ 2 का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का भाग दोगे तो एक्स, यहाँ 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इसका आपको क्या करना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड की विधि मैंने आपको बहुत बड़े तरीके से समझा रखी है, यहाँ पे समझे आप, योग और गुणा के द्वारा। किसके द्वारा? योग और गुणा के द्वारा। देखो अपन योग में क्या लिखते हैं? बीच वाला, ये वाला x, तो प्लस x तो क्या आ जाएगा? योग में आ जाएगा, और गुणा मतलब अगल बगल का क्या करना है आपको? गुणा करना है। तो माइनस के 182 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद में सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। देखो अब गलत होगा सही होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ से
अगर आपको क्या करना है, इन 182 एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड इस प्रकार से करने, बात को ध्यान से सुनना, इस 182 एक्स स्क्वायर के दो गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं कि गुणा करने पर तो ये आए, लेकिन जोड़ने पर ये आना चाहिए प्लस एक्स। तो देखो 182 का गुणनखंड करते हैं, अपन को पता नहीं है, बड़ी संख्या है तो दो का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार और 1 बार। 182 दो का भाग देंगे तो 9 बार और 1 बार। फिर इसमें भाग दो आप 7 का, तो 7 एकम 7 और बचे 2, तो 7 तिया 21। फिर 13 का भाग दोगे 1 बार, तो 13 और 7 दूनी 14, तो 14 इंटू 13 कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, 14 इंटू 13, तो यहाँ आ जाएगा 14x और आ जाएगा 13x। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखो अपन को यहाँ किसका चाहिए, प्लस का, और यहाँ की क्या चाहिए, माइनस का। तो यहाँ माइनस का चाहिए तो अपन यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं, दोनों में से एक जगह माइनस लगा सकते हैं, लेकिन कौन से पे लगाए, तो अपन माइनस छोटे वाले पे लगाएंगे, ताकि 14x में से 13x घटेगा तो प्लस का क्या आएगा, x आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को यहाँ पर x की जगह पर रखो और कॉमन लो और इसको सोल्व करो, फैक्टर निकालो। दूसरा तरीका है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये पहला पद, इस पहले पद का दोनों में भाग दे दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा शॉर्टकट है। फिर एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक एक्स से एक एक्स भी कट जाएगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फैक्टर मिल जाएंगे, डायरेक्ट गुणनखंड मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, x प्लस 14, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, x प्लस 14, फिर x माइनस 13, नीचे से शुरू करना है, लिखना है x प्लस 14 x माइनस 13, x और ये माइनस का 13 बराबर 0। तो देखो दो गुणनखंड मिल गया। अब x प्लस 14 बराबर 0 होना चाहिए या x माइनस 13 बराबर 0 होना चाहिए। तो x प्लस 14 है ना, तो प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और x बराबर ये 13 है, उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब देखो x के दो वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ पर ने क्या कहा था, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसका मतलब ये तो क्या है, असंभव है, इसको तो लेना ही नहीं है। तो फिर दूसरा क्या गया, x, तो फिर अपन कह सकते हैं अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x मतलब 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 मतलब 14। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 मतलब 14, यही क्या रहेंगे आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 48 है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 48, और उन दो संख्याओं का गुणनफल है आपको 432 दे रखा है। तो आपको पता लगाना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो देखो आराम से पता लगा सकते हैं अपन। तो देखो मान लेते हैं अपन सॉल्यूशन, माना पहली संख्या बराबर x, तो बताओ दूसरी संख्या क्या मानेंगे अपन, दूसरी संख्या, किसी के दिमाग में y तो नहीं आ रहा है, y नहीं लेंगे, यहाँ पर दूसरी संख्या y से हो जाएगा, लेकिन दूसरी संख्या अपन 48 माइनस एक्स लेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो। क्वेश्चन को आसान करना है, कठिन नहीं करना है। देखो दो संख्याओं का योग 48, तो आप x और y मानकर x प्लस वाई बराबर 48 भी कर सकते हो। फिर इसको x y बराबर 432 भी कर सकते हो। फिर 432 करने के बाद में यहाँ से x का या y का मान निकाल के यहाँ रख के योगा समीकरण बना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है, लेंथी मेथड है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे करो, अगर एक संख्या दो संख्याओं का योग 48 है, अब 48 में से एक संख्या को मान लो मैं 18 मान लूं, तो बताओ दूसरी संख्या क्या आएगी, 48 माइनस 18 आएगी। तो अपन को पता नहीं है कि इस 48 में एक संख्या क्या है, तो वो अपने x माना, तो फिर इसको क्या कर देंगे, x में से 48 में से घटा देंगे, इस प्रकार से देंगे। अब इनका गुणनफल कितना है, 432 है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल कितना दे रखा है, 432, इनका गुणनफल करो, तो x 48 माइनस एक्स बराबर 432 गुणा करो,
तो आ जाएगा 48x और x को x से गुणा करेंगे तो x² बराबर 432। अब देखो, आप चाहो तो 432 को इधर भी ला सकते हो, लेकिन फिर माइनस की झंझट रहेगी, इसमें माइनस लेना, तो आप इसको उधर ले जाओ। तो 0 बराबर x उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा, तो x उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, x² प्लस का हो जाएगा। ये 48 उधर जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, और ये प्लस का 432। एक समीकरण बन जाएगी आपके पास, देगा प्लस के 432 बराबर 0। अब योग और गुणा के द्वारा इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे योग। योग में क्या आएगा, माइनस का 48x, अभी मैंने बताया, तो माइनस का 48x और गुणा, गुणा में क्या लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का गुणनफल। तो 432x² प्लस का है 432x²। अब इसके दो टुकड़े इस प्रकार से करने हैं ताकि गुणा करने पर तो यही है, लेकिन जोड़ने पर माइनस का 48x आना चाहिए। तो देखो करते हैं 432 के गुणनखंड। 432 के गुणनखंड तो 2 का भाग देंगे तो 2 बार, 1 बार 6 बार, 2 का भाग देंगे तो 1 0 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 54 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 27 बार, फिर 3 का देंगे 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार, इस प्रकार से भाग देंगे। अब जोड़ा बनाएंगे। किस प्रकार से जोड़ा बनाएंगे, आप ध्यान से देखें। देखो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इन दोनों को जोड़ने घटाने पर 48 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। फिर और दिमाग लगाएं, क्या हो सकता है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी, सॉरी यहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और आए क्या, अब भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी हटाओ। फिर और बनाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 12 48 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। अब देखो यहाँ लिखो, क्या क्या आ जाएगा, 36x और 12x है। अब देखो कौन सा चिन्ह आएगा, तो दोनों जगह पर माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि एक जगह पर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का नहीं आएगा, तो दोनों जगह पर माइनस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 48x भी आ जाएंगे। तो माइनस के 36x और माइनस के 12x कितने आ जाएगा, माइनस का 48x, और दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब अपना काम 100% हो गया। अब तो बस आपको x² का इसमें क्या करना है, भाग ही देना है, तो x² का भाग दे दो इसमें, ताकि आपके पास डायरेक्ट क्या निकल आए, गुणनखंड निकल आए। x² का यहाँ भी भाग दे दो, x² का यहाँ भी, एक x से एक x, एक से एक x तो कट गया। अब इसको यहाँ लिखो, लिखने का तरीका क्या है, वही है, नीचे से लिखना है हर से, x माइनस 36, तो x माइनस 36 ये सबसे सीधा तरीका है, x माइनस 12, x माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब x माइनस 36 बराबर 0 होना चाहिए, या x माइनस 12 बराबर 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो या ये 0, कोई भी दो संख्या का गुणनफल 0 कब हो सकता है, या तो 0 इंटू बी हो तब 0 हो सकता है, या a इंटू 0 हो तब 0 हो सकता है, या 0 इंटू 0 हो तब 0 हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो अपन को पता नहीं इन दोनों में से 0 कौन है, तो अपन ने ये भी मान लिया और ये भी 0 मान लिया, तो x बराबर आ जाएगा 36, या x बराबर आ जाएगा 12। x की वैल्यू है तो 36 आएगी या 12 आएगी। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी, तो देखो यहाँ लिखते हैं, अतः पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, x बराबर या तो 36 आएगी या 12 आएगी, समझ में आ गई। फिर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या आ सकती है, x माइनस 48 माइनस, सॉरी 48 माइनस एक्स। अब देखो 48 में से x मतलब 36 घटाओ तो यहाँ 12 आ जाएगा, और 48 माइनस 12, 12 घटाओगे तो यहाँ 36 आ जाएगा। यही दोनों क्या होंगे, आंसर होंगे, ये तो 12 होगा या 36 होगा। ये इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपनी बुक्स में तो नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास एक टूर अर्थात यात्रा के दौरान खर्च के लिए 4200 रुपए हैं,
टोटल मिला के एक व्यक्ति के पास कितने रुपए खर्च के लिए, 42 रुपए खर्च के लिए। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो टूर के लिए मतलब यात्रा करने के लिए जा रहा है और उसके पास टोटल रुपए कितने, 4200 रुपए। यदि वह अपना टूर 3 दिन बढ़ा दे, मतलब वो पहले जितने दिन के लिए गया था ना उसमें से 3 दिन बढ़ा दे, तो उसे अपना प्रतिदिन का खर्च 70 रुपए कम करना पड़ता है। कितना, 70 रुपए कम करना पड़ता है। मतलब वो जितने पहले खर्च करेगा ना उससे 70 रुपए और कम करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बढ़ गए ना भाई, पैसे तो वही है, दिन बढ़ गए तो दिन बढ़ गए तो फिर खर्च क्या होगा, कम होगा, कम करना पड़ता है। इसका मतलब उसका जो प्रतिदिन का जो खर्च है ना, उस खर्च का अंतर दे रखा है अपन को 70 रुपए। तो अपने को टूर की मूल अवधि पता लगानी है, अर्थात वो कितने दिन के लिए टूर करने के लिए गया था ये अपन को पता लगाना है। तो अपन मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, माना माना टूर की कुल अवधि बराबर x दिन है। अब अगर x दिन है तो एक दिन का खर्च कितना होगा, एक दिन का खर्च आप ही बताओ कितना होगा। देखो कुल जितने हैं और इतने दिन वो खर्च करेगा। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए टोटल है और आपको 10 रुपए खर्च करना है प्रतिदिन, तो आपने एक दिन में कितना खर्च किया सर, 100/10 मतलब 10 रुपए खर्च किया। तो यहाँ पर 4200 रुपए है, तो फिर एक दिन का खर्च कितना होगा, 4200/100 रुपये होगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोले। अब आगे देखो, दूसरी शर्त क्या है, वह अपना टूर 3 दिन बढ़ा देता है। तो अब टूर 3 दिन बढ़ाने पर कुल अवधि, तो कुल अवधि कितनी हो जाएगी, अब x प्लस 3 दिन हो जाएगा। लेकिन खर्च के लिए पैसे तो वही है 42, तो अब एक दिन का खर्च कितना होगा, एक दिन का खर्च तो कितना हो जाएगा, 4200/x+3 रुपए, समीकरण नंबर। जबकि इन दोनों का अंतर देखो, यहाँ उसको ज्यादा खर्च कर रहा था, वो यहाँ पर ज्यादा रुपए खर्च कर रहा था, यहाँ कम रुपए खर्च कर रहा है। और इन दोनों का अंतर, वो पहले इतने रुपए खर्च करता था, अब इतने रुपए खर्च कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो दे रखा है 70 रुपए। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार प्रतिदिन व्यय का अंतर, देखो यहाँ, प्रतिदिन व्यय का अंतर कितना रुपए, 70 रुपए है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 70 आना चाहिए। तो 4200/x और 4200/x+3 बराबर कितना आना चाहिए, 70। यहाँ से 4200 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ बचेगा x+3 और बराबर में आ जाएगा 70। 70 एकम 70 और 70 छकी 4200, 7 संग 42 होता है, तो 60 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 60 बार। अब देखें हम इसका लघुत्तम भी ले लेते हैं। इसका लघुत्तम आ जाएगा x+3 और बराबर में एक यहीं से, तो देखो x से x तो कट गया, तो यहाँ आ जाएगा x+3, फिर माइनस x+3 से x+3 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा x। देखो x से x कट गया, तो यहाँ बचा केवल 3। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे केवल 60 बच रहा है और ऊपर बच रहा है 3 और इधर 1 है, ये इधर गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, इधर गुणा होगा तो x और x+3 आ जाएगा और आपके पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, जिसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो x को x से गुणा करूंगा तो x², x को 3 से गुणा करूंगा तो 3x और बराबर में 6×3=18, 180। इसको इधर ले आओ तो x² + 3x - 180 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके पास द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको अपन। अब वही योग और गुणा की द्वारा करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं योग, योग में तो आ जाएगा +3x और गुणा में आ जाएगा माइनस के 180 को x² से गुणा करेंगे, तो -180x²। वापस वही दो तरीका, कौन सा तरीका है, माइनस के 180 x² का
माइनस 180 एक्स स्क्वायर के दो टुकड़े इस प्रकार से करेंगे कि गुणा करने पर तो यही है लेकिन जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो देखो करो क्या आ सकता है, 3x लाना है तो करके बताओ। देखें 180 के गुणनखंड कर दो, इधर 2 का भाग देंगे तो 90 बार, 2 का भाग देंगे तो 45 बार, फिर 5 का भाग देंगे तो 9 बार, और फिर चलो 3 का दे देते हैं पहले, 3 का भाग देंगे तो 15 बार, फिर 3 का 5 बार और 5 का 1 बार। तो देखो क्या आ रहा है, 5 दिया 15, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो देखो 12 को 15 से गुणा करने पर ये आएंगे 180, और दोनों में अंतर भी कितने का आ रहा है, 13 का। तो 15x और यहाँ जाएगा 12x, लेकिन जो बड़ी संख्या है वो प्लस की रहेगी और जो छोटी संख्या है वह माइनस की रहेगी। अब एक्स स्क्वायर का भाग दे दीजिए यहाँ पर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स एक एक्स एक एक्स एक एक्स तो कट गया, तो यहाँ तो बचा माइनस के 12 और यहाँ बचा प्लस एक्स। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स प्लस 15, एक्स प्लस 15 और एक्स माइनस 12 बराबर में 0। अब एक्स प्लस 15 बराबर क्या होना चाहिए, 0, या एक्स माइनस 12 बराबर क्या होना चाहिए, 0। अब ये तो देखो नेगेटिव आ जाएगा, तो दिनों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो क्या आ जाएगा, असंभव हो गया, क्योंकि दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो इसको उधर भेज दो तो एक्स बराबर 15, तो एक्स का मान कितना गया, 12 आ गया। एक्स माइनस 12 है ना, तो उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12, मतलब दिनों की संख्या कितनी आ गई, 12। एक्स का मान ही तो चाहिए, तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः टूर की कुल अवधि, अतः टूर की कुल अवधि एक्स बराबर 12 दिन, मतलब वो 12 दिन के लिए क्या गया था, टूर के लिए गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और 4 नंबर के लाइव क्वेश्चन है। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब अगर अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नाव की चाल लिख देंगे। फिर यह नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाकर, 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा इधर बढ़ रही है, धारा इधर बढ़ रही है तो नाव इधर से आएगी, धारा के विपरीत दिशा में जाकर पुनः उसी जगह पर, पुनः वापस उसी जगह पर 4.5 घंटे, मतलब कुल समय कितना लगता है, 4.5 घंटे लगता है, मैं वापस लौट आती। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो अपन मान लेंगे भाई धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो आप मान लेते हैं, अपन कर रहे हैं क्वेश्चन को, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझे, यहाँ पर मान लो ये एक है नदी है, ये क्या है, नदी है, और इस नदी में पानी इधर से इधर बह रहा है, इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए, और पानी इधर, पानी की दिशा, धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा इधर है, इसका मतलब पहले विपरीत हो रहा है, मतलब यहाँ से नाव चलेगी, इस प्रकार से यहाँ से नाव चलती है इधर, और ये यहाँ से यहाँ आती है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि जो नाव की शांत जल में जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 30 किलोमीटर आएगी, फिर 30 किलोमीटर वापस धारा की दिशा में जाएगी, इधर इधर वापस 30 किलोमीटर जाएगी। तो टोटल मिला के इसको 4.5 घंटे का समय लगता है, 4.4 घंटे और 30 मिनट का समय इसको लगता है, ऐसा दिया गया है। आप देखना ध्यान से, यहाँ लिखते हैं शांत जल में नाव की चाल, तो देखो नाव की चाल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन देखते हैं धारा के विपरीत आ रही है ना, तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी होगी, देखो धारा के विपरीत नाव की चाल अब कितनी होगी, देखो इसकी नाव की खुद की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और
धारा की चाल कितनी है इधर, x किलोमीटर घंटा। तो बताओ अगर धारा इधर जा रही है, नदी यूं बह रही है और ये नाव यूं आ रही है, तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल में कमी होगी नहीं। अपन कभी आपने देखा होगा साइकिल लेके जाते हैं और हवा इधर से चलती है तो अपन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और अपनी उस हवा की वजह से अपनी जो चाल होती है कम हो जाती है, तो इसकी चाल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 15 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं है भाई, नाव इधर आ रही है और धारा इधर बह रही है और धारा की चाल कितनी मानी अपन ने, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है वो x किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अब ये यहाँ से वापस जाएगी तो वापस तो धारा की दिशा में जाएगी ना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, अब घटेगी नहीं, अब जुड़ जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसकी चाल है और x किलोमीटर इसकी चाल है, तो दोनों जुड़ जाएगी तो 15 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखो इन दोनों में समय का तो टोटल समय कितना दे रखा है अपन को, 4.5 घंटे दे रखा है, 4 घंटे और 30 मिनट दे रखा है। तो इसके लिए भी अपन समय निकाल लेते हैं और इसके लिए भी अपन समय निकाल लेते हैं। और कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 30 किलोमीटर। तो देखो यहां लिखते हैं वापस दोबारा, अब धारा के विपरीत, या फिर एक काम करते हैं समय 1 समय 2 मान लेते हैं, इसको समय 1 मान लेते हैं, इसको समय 2 मान लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी बड़ी लाइन लिखने से कोई फायदा नहीं, आप समझे। इधर इसको मान लेता हूं समय 1 प्लस इसको मान लेता हूं समय 2, और कितना समय लग रहा है टोटल, दोनों का योग कितना है, 4 घंटे और 30 मिनट लग रहा है। ये समझ में आ गई होगी आपको बात। देखो समय 1 मतलब धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, और समय 2 का मतलब धारा के दिशा में जाने में लगा समय। समय 1 समय 2 मान ले। अब देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये होता है। अब अपने को समय चाहिए तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ये सूत्र लगाते हैं। अब समय 1, तो समय 1 के लिए सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, दूरी बटा चाल 1। चाल 1 कौन सी है, ये वाली धारा के विपरीत दिशा वाली। फिर दूरी बटा चाल 2 और बराबर 4 घंटे प्लस 30 बटा 60 घंटे, मिनट था उसको घंटे में बदल दिया क्योंकि दोनों की इकाई एक होना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 का भाग अपन ने, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 से ये एक बार, 30 से ये 2 बार कट जाएगा। अब देखो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, दूरी फिक्स है 30 किलोमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 30 बटा चाल वन कितनी है, 15 माइनस एक्स प्लस दूरी 30 किलोमीटर ही है, और चाल 2 कितनी है, 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, और बराबर ये आ जाएगा 4 और आधा, तो 4.5 घंटे हो गए। तो इसको 4 से 1/2 घंटे लिख सकते हैं, आपत्ति नहीं होगी। अब देखो आप यहां से तो 30 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा 1/15 माइनस एक्स प्लस, यहाँ से भी 30 कॉमन आ गया तो 15 प्लस एक्स, और इसको 2 चौका 8 और 1 9, 9/2 लिख सकते हैं। इसका लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स और बराबर में 9/2। 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट गया, 15 प्लस एक्स को 1 से गुणा करेंगे तो 15 प्लस एक्स ही आएगा। फिर 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कट गया तो 15 माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से एक्स तो कट गया है, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स तो कट गया, तो 15 और 15 टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ ना, 15 और 15 कितना हो गया, 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 30, और ये 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स है ना, ये ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर
और x का स्क्वायर और बराबर में 9/2। कोई दिक्कत? देखिए हम 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स था तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगाया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और 9/2 जैसा का जैसा ही है और 15 15 30 हो गया और ये 30 बाहर जैसा का जैसा ही। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इसको इधर भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा 900 और 2 को गुणा करेंगे तो 900 इंटू 2 और इसको इधर भेजेंगे तो 9 और 15 का स्क्वायर 225 और माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे करते हैं सोल्व। देखो इस 9 से ये 900 100 बार कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 200 और इधर आ जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, 200 को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 200 पक्षांतरण करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। इसका वर्गमूल कर दो, यहाँ करते हैं वो वर्गमूल करने पर तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 का वर्गमूल करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 5। अब देखो यहाँ पर जो धारा की चाल है वो माइनस में नहीं हो सकती तो माइनस को तो छोड़ देंगे और धारा की चाल को लिख देंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिखो अतः धारा की चाल बराबर एक्स की जगह आ जाएगा 5, एक्स ही तो था, एक्स की जगह 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या है राइट आंसर है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा मॉडल पेपर के जो 5-6 क्वेश्चन बनते थे 6 में से अपन 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल कितने कर चुके हैं? पहले मॉडल पेपर के 2 क्वेश्चन, दूसरे मॉडल पेपर के 2 क्वेश्चन और तीसरे मॉडल पेपर का 1 क्वेश्चन। अपन इस प्रकार से टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले 5 क्वेश्चन या फिर अगला जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन है उसको अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।